ऑन बेसिकली मेटलर्जी। हालांकि मेटलर्जी का टेस्ट आप लोगों ने जो है अभी जस्ट दिया ही था, बट आज हम लोग मेटलर्जी को वन शॉट में जो है कंप्लीट करेंगे। वी विल बी सीइंग सम ऑफ द गुड क्वेश्चंस आल्सो, एंड अलोंग विद दैट कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो एनसीईआरटी में ऑफ कोर्स नहीं है और वो पूछे जाते हैं, उन रिएक्शंस को भी जो है आज हम कवर करने वाले हैं। तो ये आज का लेक्चर हम लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेटलर्जी। और हालांकि मेटलर्जी को अगर आप पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस खंगालोगे तो आपको मेटलर्जी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेटलर्जी के काफी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग लेक्चर शुरू करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मेटलर्जी के ऊपर है, द प्रोसेस which is not required for extraction of copper from its non-sulfide ores. फर्स्ट प्रोसेस है हमारा फ्रॉथ फ्लोटेशन। सेकेंड हमारे पास है बेटा कैल्सिनेशन। थर्ड हमारे पास है रोस्टिंग, एंड फोर्थ हमारे पास है कार्बन रिडक्शन। ठीक, सबसे पहले एक चीज हम लोग यहाँ समझ लें, हमें यहाँ पे बोल दिया गया है कि कौन सा प्रोसेस ऐसा है जो हमें नहीं चाहिए, विच इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम नॉन सल्फाइड ओर। मतलब हमारे पास जो भी ओर है कॉपर का वो कोई भी हो सकता है, बट वो सल्फाइड ओर नहीं है। तो ये बात तो क्लियर होती है कि फ्रॉथ फ्लोटेशन यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉथ फ्लोटेशन सिर्फ और सिर्फ इसके लिए यूज होती है बेटा, सल्फाइड ओर्स के लिए यूज होती है ना। कैल्शियम के ऊपर अभी हम सोचते हैं थोड़ा सा, और ये बात कार्बोनेट्स करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि रोस्टिंग के लिए होती है, सल्फाइड ओर्स के लिए होती है ना। तो दो प्रोबेबल ऑप्शंस है मेरे पास, एक कैल्सिनेशन और एक कार्बन रिडक्शन, जो मुझे पता है कि मतलब हो सकता है दोनों ही आंसर हो या हो सकता है एक आंसर हो, वो भी हम लोग कंफर्म हो जाएंगे। बट ये बात पक्की है कि फर्स्ट और थर्ड आंसर नहीं होगा, है ना। तो इसके लिए जरा पहले ये देख लेते हैं कि कॉपर के जो भी मेरे पास ओर्स होते हैं, वो जैसे हमने कहा कि दो तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है सल्फाइड ओर, और सल्फाइड ओर कौन से कॉपर के, ये बेटा सारे ओर्स ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा हमें याद रखने हैं। तो सबसे पहला हो सकता है कॉपर ग्लैंस, जो कि होता है CuFe Cu2s। कॉपर ग्लैंस है ना, ये कॉपर ग्लैंस है Cu2s। कॉपर पायराइट हो सकता है हमारे पास, जो कि होता है CuFeS2। एक और सल्फाइड और हमारा जनरली देखा जाता है, होता है डिजिनाइट, होता है Cu9S5। ये बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, ये दोनों ही कॉमनली होते हैं। मुझे इनमें से कोई भी और फिलहाल के क्वेश्चन में इस्तेमाल नहीं करना, नॉन सल्फाइड और की बात करनी है, तो सीधा फटाफट नॉन सल्फाइड और की तरफ आते हैं कि नॉन सल्फाइड और कौन से होते हैं। आप में से किसी को कोई भी एक नॉन सल्फाइड और याद है कॉपर का? कुपराइट। तो एक नॉन सल्फाइड और हमारा, जैसे हमें युवराज ने कहा, क्यूप्राइट, विच इज Cu2O। मम्मा मैलाचाइट भी होता है। Second one we can have, yes, of course, malachite. That is CuCO3, CuOH whole twice. Third one we can have is azurite. Azurite भी होता है हमारे पास. That is CuCO3 dot CuOH whole twice. But ये stoichiometry में डिफरेंस आता है इनका। तो मेरे को नॉन सल्फाइड और यूज करना है, मतलब इनमें से मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ, है ना। तो सोचो अगर आप कैल्सिनेशन की बात करो, तो कैल्सिनेशन आप क्या करते हो, हाई टेम्परेचर हीटिंग में यूज करते हो, ताकि आप जो आपके पास ओर है उन्हें उनके ऑक्साइड भी रिड्यूस कर सको, है ना। तो अगर आपके पास मैलाचाइट टाइप ओर्स है, तो ऑब्वियसली आप कैल्सिनेशन यूज कर सकते हो, है ना, राइट। इसका मतलब कैल्सिनेशन
इज वन ऑप्शन दैट इज करेक्ट. व्हाई? क्योंकि अगर मेरे पास ये वाला और प्रेजेंट है कॉपर का मैग्नेटाइट, और अगर मैं इसको हाई टेम्परेचर पे हीट करूंगी तो ये कॉपर ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड में टूटेगा. कॉपर हाइड्रोक्साइड फर्दर भी रिड्यूस हो, फर्दर डीकम्पोज होके कॉपर ऑक्साइड्स में भी टूट सकता है. तो इसका मतलब ये वाला जो प्रोसेस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन. हाई टेम्परेचर हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो कैल्सिनेशन ऑफ कोर्स हमारा यूज हो गया. अब आता है कार्बन रिडक्शन पे. ऑब्वियसली कार्बन रिडक्शन भी हम लोग यूज करने वाले हैं. क्यों? क्योंकि आप जो कॉपर का ऑक्साइड बनाओगे, चाहे आप Cu2O बनाओ चाहे आप CuO बनाओ, कोई भी कॉपर का ऑक्साइड बनाओगे, दोनों को आप आराम से कार्बन के साथ रिड्यूस करके जो है कॉपर को पायरोमेटलर्जी के पार्ट से कॉपर को जो है प्रोड्यूस करवा सकते हो. इसका मतलब हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा? कैल्सिनेशन एंड कार्बन रिडक्शन. बात क्लियर है? सपोज कर देती और बोल देती which is required for the extraction of copper from its sulfide ore. तो हम लोग क्या करते? सल्फाइड ओर में ऑब्वियसली फॉस्फोरेशन करते, कैल्सिनेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ती, रोस्टिंग करते और कार्बन रिडक्शन करते, है ना? तो उस केस में हमारा आंसर हो जाता 1, 3 एंड 4. और अभी फिलहाल क्योंकि नॉन सल्फाइड हो रहे हैं तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा? 2 एंड 4. यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, कैन आई रिमूव? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम आ रहे हैं. अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाएगा. ये क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग is a part of Hall's process. ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इससे कोई ना कोई इससे लिंक्ड क्वेश्चन हर साल मींस में पूछा जा सकता है. Al2O3 react with 2 NaOH, NaAlO2, sodium aluminate plus water. Fe2O3 plus 2Al, 2Fe plus Al2O3, Aln plus H2O, AlOH whole thrice plus NH3, Al2O3 dot 2H2O plus 2Na2CO3 giving me 2NaAlO2 plus CO2 and water. चलिए, पहले तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ आपके हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैम डी होगा. डी. हॉल्स प्रोसेस होता कौन सा है? मैम वो Na2CO जिसमें वो बनता है एंड में Al2O3. तो ये हॉल हेरोल्ड प्रोसेस ही है. नहीं मैम, ये दूसरा वाला है. अच्छा, ऐसा ऐसा भी इलेक्ट्रोलिसिस वाला है. किसके लिए? मैम हॉल तो वो इलेक्ट्रोलिसिस वाला है ना. हाँ, ये कौन सा है? जो इसका वो है, मतलब ओर को कन्वर्ट करने वाला ऑक्साइड. राइट, वेरी गुड वेरी गुड. अब यहाँ पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेते हैं. देखो, एल्यूमिनियम का हमारे पास जो ओर होता है वो हम लोगों को पता है, दैट इज बॉक्साइट ओर, है ना? अगर मैं बॉक्साइट ओर की बात करती हूँ तो बॉक्साइट ओर होता है Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ये होता है रॉ बॉक्साइट. और इसके अंदर ऑब्वियसली बॉक्साइट ओर में कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी जो है वो प्रेजेंट रहती है. डिपेंडिंग अपॉन कि बॉक्साइड ओर में कौन सी इम्प्योरिटी है, बॉक्साइड ओर को हम लोग बोल सकते हैं रेड बॉक्साइड, एंड व्हाइट बॉक्साइड. दो तरीके के बॉक्साइड ओर हम लोगों को देखने को मिलते हैं. जो रेड बॉक्साइड होता है बेटा, इसके अंदर मेजर इम्प्योरिटी जो होती है, मेजर इम्प्योरिटी वो होती है आयरन ऑक्साइड. और माइनर इम्प्योरिटी हमारे पास हो सकती है लाइम की, कैल्शियम ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड और वेरी लेस अमाउंट. और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो क्योंकि आप देखिए इसका नाम मैंने क्या बोला, रेड बॉक्साइड. तो ये रेड क्यों है? व्हाट इज द रीजन ऑफ रेड?
ये एक्चुअली इस ऑक्साइड का जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, और ये रेडिश ब्राउन बेसिकली इस आयरन ऑक्साइड की वजह से होता है, क्योंकि ये इसकी मेजर इम्प्योरिटी, और आयरन के ऑक्साइड का कलर हमें पता है रेडिश ब्राउन होता है। तो रेड बॉक्साइड इसलिए बोलते हैं इसे क्योंकि इसके अंदर मेजर इम्प्योरिटी जो है वो आयरन ऑक्साइड की होती है। वहीं पे अगर व्हाइट बॉक्साइड की तरफ आते हैं तो व्हाइट बॉक्साइड के अंदर मेजर इम्प्योरिटी हमारे पास जो होती है वो होती है SiO2 की। ना SiO2 मेजर इम्प्योरिटी है या लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, इसके लिए फीचर क्या है, मतलब इसके लिए आप ये मानते हो कि अगर परसेंटेज SiO2 ग्रेटर देन 10% है तो उस ओर को आप जो है मेजर इम्प्योरिटी की तरह मानोगे और उस ओर को आप व्हाइट बॉक्साइड ओर बोलोगे। तो इस वाले में अगर आप रेड बॉक्साइड की बात करो जिसमें मैंने बोला माइनर इम्प्योरिटी SiO2 की, इसका मतलब यहाँ पे परसेंटेज SiO2 जो होनी चाहिए वो लेस देन 10% होनी चाहिए, और यहाँ पे क्योंकि मेजर इम्प्योरिटी SiO2 की है, इसका मतलब यहाँ पे जो परसेंटेज ऑफ SiO2 है वो ग्रेटर देन क्या है 10%। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड के ऊपर, कि रेड बॉक्साइड और व्हाइट बॉक्साइड क्या क्या इनके अंदर मेजर इम्प्योरिटीज होती है और इनको कैसे किस तरीके से जो है हम लोग वो करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं, इनके लिए क्या क्या प्रोसेसेस यूज होता है, वो सब इनके लिए जो है इन्फॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है। ठीक है, अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है, नाउ कैन यू जस्ट ऑल टेल मी व्हाट इज दिस प्रोसेस, ये वाला रिएक्शन किस प्रोसेस को बता रहा है, आप बता सकते हैं मुझे? Bayer's No, process. no, this is not Bayer's process because this is taking place with Al2O3, not Al2O3 2H2. That means this is अच्छा हाँ जैसे part of leaching. ये वो लीचिंग वाला प्रोसेस है ना, और लीचिंग कभी भी हॉल्स प्रोसेस का पार्ट नहीं होता है, ये सिंपल लीचिंग है जो आप एक आप करते हैं साइनाइड वाली लीचिंग, वैसे एक एल्यूमिनियम की भी आप लीचिंग करते हैं ना Al2O3 जो मिलता है, तो ये लीचिंग प्रोसेस है। ये हमारा जो है फिलहाल इस ऑब्वियसली इस क्वेश्चन के हिसाब से तो हमारा आंसर नहीं है। ठीक है, अब इस वाले प्रोसेस की तरफ आते हैं, ये क्या है, ये सिंपल सा एक रिएक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूमिनो-थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। ये वाला जो पार्ट है हमारा सरपैक्स प्रोसेस, सरपैक्स प्रोसेस, और ये वाला जो है जैसे हमें बताया ये वाला जो पार्ट है ये एक्चुअली हमारा हॉल्स प्रोसेस का है। अभी मैं सबकी डिटेल दूंगी लोगों को कि हॉल्स प्रोसेस, सरपैक्स प्रोसेस, बेयर्स प्रोसेस और लीचिंग, ये सारी चीजें किस किस तरीके से डिफरेंशिएट हो रही है, और ये वाला चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को क्लियर हुई बात? चलें आगे ना। सबसे पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे हम लोगों ने बॉक्साइट ओर की बात करी, सबसे पहला बेटा बॉक्साइट ओर जो आपके पास है जिसके अंदर Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको इस बॉक्साइट ओर से प्योर एल्यूमिना को एक्सट्रैक्ट करना है, प्योर एल्यूमिना, दैट इज प्योर Al2O3। हालांकि प्योर Al2O3 का मतलब है कि आपको इससे वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है उसको रिमूव करना है, और ये काम करने के लिए ताकि मैं Al2O3 टू वाटर को से Al2O3 निकाल सकूं, ये काम करने के लिए मैं डिफरेंट प्रोसेसेस यूज करती हूँ, इंक्लूडिंग माय बेयर्स प्रोसेस, इंक्लूडिंग माय सरपैक्स प्रोसेस एंड इंक्लूडिंग माय हॉल्स प्रोसेस। ये सारे प्रोसेस, ये जो तीनों प्रोसेस इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहे हैं, ये तीनों ही प्रोसेस जो है हमारा इस स्टेप के लिए होता है ताकि मैं बॉक्साइट से प्योर एल्यूमिना जो है निकाल सकूं। इसके बाद एक बार आपके पास Al2O3 आ जाता है तो आप इसको लीचिंग करके जो है साफ सुथरा कर लेते हो। लीचिंग इज अ वे ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस ओर, और एक बार ये भी हो जाता है तो फिर आप हॉल हेरोल्ड प्रोसेस जो है इसको यूज करते हो, इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस को यूज करते हो फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। ये पूरा का पूरा हमारा काम इस तरीके से होता है। मतलब हमें अगर हम एनसीईआरटी देखेंगे तो एनसीईआरटी हमें सिर्फ यही दो प्रोसेस बताती है ना, लीचिंग बताती है, फिर हॉल थर्मल प्रोसेस बताती है, वो हमें ये वाला प्रोसेस नहीं बताती, बेयर, सरपैक्स और हॉल्स, जबकि ये सारे के सारे प्रोसेसेस जो है हमारे लिए मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है मेंस लेवल पे भी और एडवांस लेवल पे भी। तो आज हम इन्हीं को जो है डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आते हैं अपना सबसे पहला जो केस है हमारा, वो है बेयर्स प्रोसेस।
बेयर्स प्रोसेस को समझना है। बेयर्स प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट जो है, ये आप ध्यान रखिए, ये कराया जाता है रेड बॉक्साइट के लिए। मतलब ये प्रोसेस आप तब करोगे जब आपके पास बॉक्साइड और विद द मेजर इम्प्योरिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड रहेगा। तो ये बेयर्स प्रोसेस इसी के लिए जो है हम लोग करते हैं, ठीक है। और रेड बॉक्स, इसके प्रोसेस क्या है, थोड़ा सा डिटेल आपको दे देती हूँ। आपके पास जो भी रेड बॉक्साइड होता है उसको आप पहले किसी क्रशर या ग्राइंडर में डाल के पाउडर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो है हमारा फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इसके अंदर मैं लिमिटेड अमाउंट जो है कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का डालती हूँ। क्योंकि मैंने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लिमिटेड अमाउंट में डाला है तो रिएक्शन इतनी ज्यादा नहीं होती। इंस्टेड ये जो बॉक्साइड और है ये एक स्लरी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो बॉक्साइड स्लरी हमें मिल जाता है जो कि एकदम चिपचिपा सा मड टाइप होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। इस बॉक्साइड स्लरी को हम काफी टाइम जो है होल्डिंग टैंक्स में रखते हैं, होल्डिंग टैंक्स में से रखते हैं और फिर इस बॉक्साइड स्लरी के ऊपर जो है केमिकल ट्रीटमेंट जो है करे जाते हैं। राइट, अब बेयर्स प्रोसेस का केमिकल ट्रीटमेंट क्या है वो देख लेते हैं ना। सिंपल सा बात है, अगर आपको केमिकल ट्रीटमेंट बेयर्स प्रोसेस का स्टडी करना है तो आप उसको सिंपल सी तरीके से याद रख लीजिए, DCPC। मतलब ये जो केमिकल ट्रीटमेंट है ये 4 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप हमारा है डाइजेशन, D से मतलब डाइजेशन, C से मतलब क्लैरिफिकेशन, थर्ड पार्ट होता है प्रेसिपिटेशन और फोर्थ पार्ट होता है कैल्सिनेशन। तो बेयर्स प्रोसेस एक तरीके से, ये तो आपने ये वाला जो पार्ट किया है ये तो सिंपल आपने बॉक्सेस स्लरी बनाने के लिए किया है। इसके बाद आप बेयर्स प्रोसेस का ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट 4 स्टेप में होगा, DCPC, डाइजेशन, क्लैरिफिकेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कैल्सिनेशन। राइट, अब अगर हम लोग आते हैं, सबसे पहला पार्ट जो है मेरा डाइजेशन। अगर डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो ये बॉक्साइड स्लरी है जिसके अंदर केमिकली तो यही कंपाउंड प्रेजेंट है, इसमें अब एक्सेस में NaOH डाला जाता है। ध्यान रखेंगे, एक NaOH आपने यहां पे भी डाला था जब आपको बॉक्साइड स्लरी बनाना था, बट ये NaOH लिमिटेड अमाउंट में था, ये रिएक्ट नहीं कर रहा था। इसको सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि पेस्ट टाइप बना सके हम, बट यहाँ पे हमें रिएक्शन कराना है तो हम इस कॉन्सेंट्रेटेड NaOH को ही अब ज्यादा मात्रा में यहाँ डालते हैं और इस रिएक्शन को समवट राइट 130 डिग्री सेल्सियस के आसपास जब हीट करते हैं तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है सोडियम एल्यूमिनेट में, जो कि ऑफ कोर्स सॉल्युबल है, एंड वाटर में। तो होता क्या है, जरा ध्यान से समझेंगे। ये रिएक्शन कराया, आपको सोडियम एल्यूमिनेट मिला और ये क्या है, ऑब्वियसली बेटा सॉल्युबल है। और इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये याद रखना है कि ये आप प्रोसेस कर क्यों रहे हो भैया। आप ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हो ताकि आप Al2O3 से Al2O3 निकाल सको, खाली 2 वाटर मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव कर सको, साथ साथ इंप्योरिटीज भी तो रिमूव करनी है हमें, है ना। तो रेड बॉक्साइड में इंप्योरिटी किसकी है, आयरन ऑक्साइड की, वो रिमूव हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो इंप्योरिटी है वो इनसॉल्युबल रहती है। तो इंप्योरिटी हमारे पास इनसॉल्युबल है और जबकि हमारे पास जो ये है सोडियम एल्यूमिनेट, ये बेटा हमारा क्या हो चुका है, सॉल्युबल हो चुका है। ठीक है, तो हमें यही करना था। तो हमने सबसे पहले यही किया, हमने सोडियम एल्यूमिनेट बनाया जो कि सॉल्युबल हो गया, इंप्योरिटी जो भी प्रेजेंट है वो नॉन सॉल्युबल हो गई। अब जो सेकंड पार्ट है इसका, जो है C वाला पार्ट, दैट इज क्लैरिफिकेशन। उस क्लैरिफिकेशन में मैं कुछ नहीं करती, मैं सिंपल से फिल्टर कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैं फिल्टर कैसे करूंगी, सिंपल सा हम सेकेंड पार्ट पर आते हैं। तो सेकेंड पार्ट है हमारा क्लैरिफिकेशन, विच इन्वॉल्व्स नथिंग बट फिल्ट्रेशन। तो आपका जो टैंक है, इस टैंक को, जिस टैंक में आप ये केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो, ये याद रखना है, इस टैंक को बोला जाता है बेटा ऑटोक्लेव। तो ये नाम जनरली, ये टर्मिनोलॉजीज यूज की जाती हैं। ऑटोक्लेव बेसिकली वो टैंक्स है जहां पे ये आप केमिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो, ये DCPC वाला पार्ट आप करा रहे हो। तो उस ऑटोक्लेव में क्योंकि जब आपने NaOH डाला तो वो सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट हो गया, तो नीचे जो है इंप्योरिटी हमारी रह गई और ऊपर हमारा सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो प्रेजेंट है।
राइट। अब मैं इसको यहाँ पे कर लूंगी सिंपल फिल्टर। जब मैं इसे फिल्टर करूंगी तो मेरा सिंपल सोडियम एल्यूमिनेट AlO2 मुझे अलग मिल जाएगा, फिल्ट्रेट में चला जाएगा और मेरी इम्प्योरिटी सारी की सारी क्या हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है, इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई। ठीक है, तो पहला प्रोसेस हो गया हमारा डाइजेशन, सेकंड प्रोसेस हो गया आपका क्लैरिफिकेशन। अब आते हैं थर्ड प्रोसेस पे, दैट इज प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन में बेसिकली क्या होता है इसको देख लेते हैं हम लोग। प्रेसिपिटेशन में आप क्या करते हो, आपका ये जो NaAlO2 है जो कि ऑब्वियसली सॉल्युबल है, इसको आप प्रेसिपिटेट कराते हो तो आप इसको डाइल्यूट करते हो एक्सेस ऑफ वाटर डाल के, और जब आप डाइल्यूट करते हो ये कन्वर्ट हो जाता है AlOH होल थ्राइस के व्हाइट प्रेसिपिटेट में, जो कि फॉर्म होने लगता है, प्लस NaOH अलग हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे ये प्रेसिपिटेशन का पार्ट हो गया। अब हम आते हैं फाइनली फोर्थ पार्ट पे, जो कि है हमारा कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही है, तो आपको क्या करना है। अच्छा, इसमें एक चीज काफी इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखो, आप इसको क्या बोलते हो, AlOH होल थ्राइस आप लोगों के लिए क्या भैया, आपके मेरे लिए भी वही है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, लेकिन इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ना बोल के साथ साथ जो इसका दूसरा नाम हम लोग यूज करते हैं वो होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कहीं हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड लिखा रहा है ना, इसका मतलब वो AlOH होल थ्राइस की बात कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि आपका अगर 2 AlOH होल थ्राइस है तो ये ऐसे लिखे जा सकते हैं ना, Al2O3.3 वाटर मॉलिक्यूल्स, सॉरी 3 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं ऐसे लिखूंगी तो आप देखो ये आपके हाइड्रोजन यहाँ 3, ये 6 हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन देख लो ये भी बैलेंस हो गए, 3 3 6, एल्यूमिनियम 2 बैलेंस हो गए, है ना। तो AlOH होल थ्राइस अगर डबल अमाउंट में मैं ले लूं तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Al2O3.3 वाटर मॉलिक्यूल के बराबर होता है। तो इसलिए AlOH होल थ्राइस को ये लोग हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और इसीलिए हम इसका कैल्सिनेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं कैल्सिनेशन करूंगी तो मेरा AlOH होल थ्राइस जो है, इसको जब मैं हीट करूंगी, एक तरीके से आप समझ लीजिए ये है तो यही, तो हीट करने पे Al2O3 प्लस 3 वाटर मॉलिक्यूल जो है अलग हो जाएंगे और मुझे प्योर एल्यूमिना मिल जाएगा, राइट। ये सारी की सारी रिएक्शंस आपने जो करी हैं ये बेयर्स प्रोसेस का जो है बेटा पार्ट है। और बेयर्स प्रोसेस आप करते किसके ऊपर है, बेयर्स प्रोसेस आप करते हैं फॉर द रेड बॉक्साइड, जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड की लिमिटेड आयरन ऑक्साइड की मेजर इंप्योरिटी प्रेजेंट है। यहां तक बात समझ आए बेटा, किसी को डाउट? चले आगे। सुनाई दे रहा है बेटा सबको? यस मैम। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ना ये बात हो गया हमारा फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज बेयर्स प्रोसेस का। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड प्रोसेस जो मैंने कहा वो है हमारा सरपैक्स प्रोसेस। सरपैक्स प्रोसेस ये किया जाता है बेटा व्हाइट बॉक्साइट के लिए। व्हाइट बॉक्साइट में जैसे मैंने बोला कि मेरी मेजर इंप्योरिटी किसकी होगी, SiO2 की, मतलब यहाँ पे परसेंटेज SiO2 की जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 10% होनी चाहिए, है ना। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। नाउ इस केस में हम लोग सरपैक्स प्रोसेस क्यों करते हैं और बेयर्स प्रोसेस से क्या दिक्कत हो जाएगी। बेयर्स प्रोसेस से ये दिक्कत हो जाएगी कि अगर आपके पास परसेंटेज सिलिकॉन ऑक्साइड का 10% से ज्यादा है
तो जब आप NaOH डाल रहे हो और सोडियम एल्यूमिनेट बना रहे हो, इसके साथ साथ सोडियम सिलिकेट भी जो है फॉर्म हो सकता है। और अगर सोडियम सिलिकेट फॉर्म हो गया तो सोडियम सिलिकेट भी क्या हो जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट के साथ सॉल्युबल हो जाएगा और आप इस इम्प्योरिटी को सेपरेट आउट नहीं कर पाओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इफ अगर मैंने यहाँ पे बेयर्स यूज किया, बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड इन वाइट बॉक्साइड, देन जो आपका ये वाला कन्वर्जन है Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल्स में कॉन्सेंट्रेटेड NaOH अगर आप डाल रहे हैं एंड यू आर कन्वर्टिंग इट टू सोडियम एल्यूमिनेट, इसके साथ साथ अगर SiO2 भी प्रेजेंट होगा, वो भी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ सोडियम कंपाउंड बना लेगा और ये दोनों के दोनों जो है ये सॉल्युबल होंगे, तो इम्प्योरिटी सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाएगी, इम्प्योरिटी सेपरेशन नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ करना है, ऐसे कुछ रिएजेंट्स डालने हैं ताकि सोडियम सिलिकेट फॉर्म ना हो, और इसी के लिए मैं करती हूँ सरपैक्स प्रोसेस। नाउ सरपैक्स प्रोसेस का रिएजेंट्स क्या क्या होते हैं, तो इन सरपैक्स प्रोसेस आपके पास ये है व्हाइट बॉक्साइट, इसमें आप कार्बन के साथ या फिर मैं बोलूँ कोक के साथ ट्रीटमेंट करते हो और साथ साथ ड्राई नाइट्रोजन गैस जो है वो भी डालते हो, और ये रिएक्शन जो है काफी हाई टेम्परेचर पे, ऑलमोस्ट 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस, काफी हाई टेम्परेचर पर होता है। और इस केस में एल्यूमिनियम नाइट्राइड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और वाटर बनता है। तो मतलब जो भी मेरा एलिमेंट था उसको मैंने एल्यूमिनियम नाइट्राइड के फॉर्म में जो है ट्रैप कर लिया। फिर सेकेंड पार्ट में मैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड को पानी के साथ ट्रीट करती हूँ और अगेन ये मेरा डिकम्पोज होकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस दे देता है जो सिस्टम से लीव कर जाता है। तो ये वाला रिएक्शन जो है ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या फिर दूसरी तरीके से दूसरा नाम बोला जाए तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्म करने का स्टेप है। और तीसरा ऑफकोर्स एज यू नो कॉमन स्टेप है कि अगर आपके पास हाइड्रेटेड ये बन गया, आप इसका कैल्सिनेशन कर दीजिए, हाई टेम्परेचर पे इसे हीट कर दीजिए समवॉट लाइक 1000-1100 डिग्री सेल्सियस के आसपास, ये मुझे प्योर एल्यूमिना दे देगा और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो रिमूव हो जाएंगे। दिस इज माय एल्यूमिना। तो ये वाला पार्ट मेरा है सरपैक्स प्रोसेस का, ये मैं करती हूँ जब मेरे पास बॉक्साइड ओर में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है मेजरली SiO2 की, ठीक है। और अब इससे पहले वाला बेयर जैसे मैंने कहा वो मैं तब करती हूँ जब मेरे पास मेजर इम्प्योरिटी होती है आयरन ऑक्साइड की। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, राइट। अब आते हैं इस पॉइंट पे कि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन किसके ऊपर था, वो क्वेश्चन था हॉल्स प्रोसेस के ऊपर। तो ये हॉल्स प्रोसेस कब करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो ये हॉल्स प्रोसेस हम लोग तब करते हैं जब आपके पास एक ऐसा बॉक्साइट होता है जिसके अंदर दोनों ही मेजर इंप्योरिटीज होती है, मतलब Fe2O3 भी मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, साथ साथ SiO2 का कॉन्सेंट्रेशन भी ग्रेटर देन 10% होता है। दैट मीन दोनों ही मेरी क्या है, मेजर इंप्योरिटी। तो ये वाला जो होता है, ये वाला मेरा बेसिकली जो है हॉल्स प्रोसेस का पार्ट है इस बॉक्साइड के लिए। इसको मैं एक तरीके से रॉ बॉक्साइड भी बोल सकती हूँ। तो रॉ बॉक्साइड के लिए मैं जो है हॉल्स प्रोसेस यूज करती हूँ जिसमें ना बेयर्स काम आता है और ना ही मेरा वो काम आता है, ठीक है। एक चीज और याद रखने ला कि जो आपने पिछली बार अभी जस्ट पहले सरपैक्स प्रोसेस किया था, इस सरपैक्स प्रोसेस में आपने ये तो देख लिया था कि Al2O3 बन गया, लेकिन इम्प्योरिटी का क्या हुआ था वो भी तो देखना चाहिए ना मुझे। इम्प्योरिटी मैंने कैसे सेपरेट करी, सिंस सरपैक्स प्रोसेस में मेजर इम्प्योरिटी SiO2 की है। होता क्या है, जब आप हाई टेम्परेचर पे कोक डाल रहे हैं, जो पहला स्टेप था सरपैक्स प्रोसेस का, तो ये भी कोक के साथ जो है रिएक्ट कर जाता है उतने ही हाई टेम्परेचर पे, और सिलिकॉन और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो सिलिकॉन होता है, ये जो रिएक्शन है जैसे मैंने बोला काफी हाई टेम्परेचर पे होगा, इस हाई टेम्परेचर पे सिलिकॉन वॉलेटाइल होता है और वो रिमूव हो जाता है सिस्टम से ऑटोमेटिकली। इसलिए सरपैक्स प्रोसेस काफी ज्यादा बेटर प्रोसेस माना जाता है सिलिकॉन की इम्प्योरिटी हटाने के लिए, क्योंकि उस केस में जो हाई टेम्परेचर पे कोक के साथ रिएक्शन हो रही है ना, उस कोक के साथ
सिलिकॉन ऑक्साइड भी रिएक्ट कर जाता है और सिलिकॉन जो बनाता है वो काफी वॉलेटाइल होता है और वॉलेटाइल सिलिकॉन जो है फिर सिस्टम से जो है फर्दर रिमूव हो जाता है और यही मेरा इम्प्योरिटी, इस हिसाब से सरपैक्स प्रोसेस में इम्प्योरिटी रिमूव हो जाती है। ठीक है, ये अपना उस चीज को ध्यान रखना है, क्योंकि जनरली ना इम्प्योरिटी के बारे में ये लोग पूछ लेते हैं। जब इन्हें पता है ना कि बहुत टाइम से हम लोग जो है Al2O3 के बारे में मेजर चीज के बारे में पूछो, तो कभी कभी ये साइड रिएक्शन भी पूछ लेते हैं, तो ये भी ध्यान रखें। नाउ कमिंग बैक टू द हॉल्स प्रोसेस, अब इसके साथ मेरे साथ काफी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि मेरे पास दोनों ही इम्प्योरिटीज मेजर अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे हम वही रिएक्शन करते हैं जो रिएक्शन क्वेश्चन में भी आपको गिवन था, कि आप इसको ट्रीट करते हो सोडियम कार्बोनेट के साथ 1100 डिग्री सेल्सियस पे और हीट करते हो, और ये आपको बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और ये जो सोडियम एल्यूमिनेट यहाँ बनता है एज यूजुअल ये सॉल्युबल होता है हमारा, जैसे मैंने बताया। अब इसको इनसॉल्युबल कंपाउंड में ले जाने के लिए, तो ये जो सोल्यूशन है सोडियम एल्यूमिनेट का, इसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है बबल करती हूँ, बबलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द सोल्यूशन जो है हम लोग करते हैं, और ये हमारा टूट जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में एंड Na2CO3 में। और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फिर हम लोग कैल्सिनेशन करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है 1100 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे हीट करेंगे, मिलेगा Al2O3.3। नाउ दिस इज व्हाट इज माय हॉल्स प्रोसेस। क्लियर हुई बात? और अब सबसे इम्प्योर, इसमें क्या साइड रिएक्शन हो रही है, इसमें कहाँ गई मेरी इम्प्योरिटी? बस सिंपल सा जो साइड रिएक्शन हो रही है वो ये है कि SiO2 जो है वो भी Na2CO3 के साथ रिएक्ट कर रही है और बना रही है सोडियम सिलिकेट। यहाँ पे भी आपका आयरन ऑक्साइड जो प्रेजेंट है वो भी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहा है और बना रहा है सोडियम फेरेट, जो काफी रेयर कंपाउंड है बट बनाता है सोडियम फेरेट। ये बन गया मेरा सोडियम सिलिकेट। बट जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल करती हूँ, ये बबलिंग आप जो देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की काफी लो टेम्परेचर पे होती है, मतलब समवट लाइक 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर हो जाती है। तो इतने लो टेम्परेचर पे आराम से आपको प्रेसिपिटेट मिलता है। लेकिन जब सोडियम सिलिकेट और सोडियम फेरेट के साथ बबलिंग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो 50 डिग्री सेल्सियस पे इनका नो रिएक्शन होता है, इसका भी नो रिएक्शन और इसका भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नो रिएक्शन रहेगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। इसका मतलब ये जो सोल्यूशन है, यहाँ सोडियम एल्यूमिनेट के साथ सोडियम ये फेरेट और सिलिकेट भी प्रेजेंट है, लेकिन सोडियम एल्यूमिनेट जो है प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ गया, पर ये सारे के सारे क्या रह गए, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज के फॉर्म में रह गए, और मैंने इन लोगों को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। बात क्लियर हुई बात? तो ये हो गया मेरा हॉल्स प्रोसेस। क्लियर होगी? तो मेरा मोटिव था कि आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूं हॉल्स प्रोसेस, सरपैक्स प्रोसेस एंड बेयर्स प्रोसेस, और इनकेस आपको नहीं पता है तो आपको पता करवा दूं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इससे काफी बार जो है हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आई होप अब वो क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में अब कुछ नहीं था, सिंपल 4 रिएक्शन दे रखी थी और लास्ट वाला रिएक्शन जो Na2CO3 के साथ था वही हमारा हॉल्स प्रोसेस है। ये याद रखना बेटा, हॉल्स, बेयर्स और सरपैक्स इसके साथ कराए जाते हैं, बॉक्साइट के साथ, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन होता है, जबकि लीचिंग खाली Al2O3 के साथ कराया जाता है। तो Al2O3 के साथ जो भी NaOH का रिएक्शन दिख रहा हो आपको, वो लीचिंग है। Al2O3.2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का रिएक्शन दिख रहा हो तो वो बेयर्स प्रोसेस। ये बात समझ आई? ये क्लैरिफिकेशन रखना जो है काफी इंपॉर्टेंट है। समझ आई बात? चले आगे बेटा। यस मैम। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने मॉन्स प्रोसेस तो सुना ही होगा, काफी पॉपुलर प्रोसेस है, एनसीईआरटी में भी गिवन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये मॉन्स प्रोसेस, ये बेसिकली और एक और प्रोसेस होता है इसके साथ, वैन आर्किल प्रोसेस है ना। ये दोनों प्रोसेस जो है इनसे काफी बार क्वेश्चन आता है, और ये बेसिकली एक तरीके से मैं बोलूं ये प्योरिफिकेशन वाले प्रोसेस है। मतलब आपके पास जो मेटल है उसको आप प्योरीफाई कैसे करते हो, ठीक है।
मॉन्स प्रोसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैं शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इसे नोट जरूर कर लीजिएगा क्योंकि काफी बार जो है पूछी जाती है। मॉन्स प्रोसेस एक तरीके का थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस है। इसको हम लोग यूज करते हैं निकल के लिए एंड आयरन के लिए। अब आयरन को यहां मत भूलिएगा, जनरली वैसे ये निकल के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन फिर भी आयरन भी यूज होता है। इसलिए मैचिंग में अगर आपके मोर देन वन करेक्ट आता है एडवांस में और मैचिंग करनी होती है और आयरन और मॉन्ड्स है, तो मॉन्ड्स के लिए आयरन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, रिएक्ट होता है। मॉन्ड्स के लिए आयरन के लिए भी यूज होता है, बट हाँ ऑब्वियसली मेजर प्रेफरेंस निकल है, नो डाउट, बट इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, ये ध्यान रखेंगे। मॉन्स प्रोसेस में जो मेन कंपाउंड हम फॉर्म करते हैं, main compound which is formed is volatile compound of course। वो basically volatile carbonyls होते हैं, जैसे कि निकल के केस में बनेगा निकल CO4 और आयरन के केस में बनेगा FeCO5। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग कार्बोनाइल प्रोसेस भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्बोनाइल प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोसेस से जो हमें मेटल मिलता है वो मेटल हमें अल्ट्रा प्योर फॉर्म में मिलता है, मतलब जिसमें मेटल की जो परसेंटेज प्योरिटी होती है आप उसे आराम से 99.98% के आसपास मान के चल सकते हो। अल्ट्रा प्योर मतलब प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल जो है एक तरीके से हमें यहाँ से फॉर्म होता है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मॉन्स प्रोसेस की हैं, आप लोगों को ध्यान रखनी है। अबव ऑल सिंपल सा रिएक्शन जो है वो ये है। एक चीज मैं और बता दूं, आप लोगों को सॉल्वे प्रोसेस याद है जो हम लोग एस ब्लॉक में करते हैं? जो सॉल्वे प्रोसेस है Na2CO3 के लिए जो यूज होता है, उस प्रोसेस और मॉन्स प्रोसेस का एक कनेक्शन है। और वो कनेक्शन क्या है कि जो हमारा सॉल्वे प्रोसेस जिस अपैरेटस में होता है, उस अपैरेटस के जो वॉल्स थे वो निकल के थे एक्चुअली, और वो बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। तो उस टाइम पे जो साइंटिस्ट है उनका सरनेम मॉल्ट था, मुझे रियल नेम तो याद नहीं, सरनेम उनका मॉन्ट था। उसने ये कहा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रोसेस निकालें ताकि हम निकल का प्योरिफिकेशन साथ साथ कर सके, क्योंकि हमें अगर सॉल्वे प्रोसेस करवाना है तो निकल को जो है हमें प्योर फॉर्म में रखना ही रखना होगा। तो तब उन्होंने ये मॉन्स प्रोसेस की जो है डिस्कवरी करी थी। तो एक तरीके से बोल सकते हैं मॉन्स प्रोसेस जो है कहीं ना कहीं सॉल्वे प्रोसेस से जो है रिलेटेड है। हालांकि इससे कोई सवाल नहीं पूछने वाला, जस्ट एक जनरल नॉलेज मैंने शेयर करी आप लोगों के साथ, है ना। एनीवेज रिएक्शन की तरफ आते हैं। तो निकल जो है बेटा 4 कार्बोनाइल के साथ जो है वो रिएक्ट करता है और बना देता है निकल टेट्रा कार्बोनाइल। ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर भी होता है 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ये जो निकल कार्बोनाइल बनता है ये एक वॉलेटाइल कंपाउंड है जो काफी ज्यादा गैसियस फॉर्म में और काफी वॉलेटाइल होता है। और निकल CO4 जो है उसको हम आराम से जो है डिकम्पोज कर देते हैं हायर टेम्परेचर पे। तो ये जो गैसियस या वॉलेटाइल कंपाउंड हमें मिला है, इसको अगर मैं हायर टेम्परेचर ले लूँ कुछ 220 या 250 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, तो वो वापस से हमें निकल दे देता है ना। दिस इज द प्योर निकल। यही है बेटा मॉन्स प्रोसेस, इतना ही आप लोगों ने पढ़ा है। कैन एनीबडी ऑफ यू टेल मी द पॉपुलर ओर ऑफ निकल? इसे होता है बेटा NiO, जिसको हम लोग गार्नाइट भी बोलते हैं, गार्नियराइट। काफी सुंदर ग्रीन कलर का ये ओर होता है। और एक्चुअली में ये जो हमने सिंपल प्रोसेस लिखा था कि निकल 4 कार्बोनाइल के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा निकल CO4। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस। अब ये निकल CO4 जो काफी लो टेम्परेचर पे जो हो जाता है रिएक्शन 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और ये 250 के आसपास आप इसे डिकम्पोज कर देते हैं ना। यही हम मॉन्स प्रोसेस पढ़ते हैं। लेकिन इससे ऊपर भी एक प्रोसेस होता है, वो होता है
ये निकल जनरेट करना निकल के ओर से, है ना, और वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इसको ध्यान रखिए। ये वाला जो चीज है हम इसको मिस कर देते हैं। तो बेसिकली एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो निकल का जो ओर है, निकल ऑक्साइड, इसको हम लोग हाइड्रोजन गैस के साथ जो है ट्रीट करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और यहां से जो है हमें निकल मिलता है और साथ में वाटर मिलता है, और यही निकल आगे इस सेकेंड स्टेप में जाता है, और यहाँ से जो निकल टेट्रा कार्बोनाइल बनता है वो आगे ये थर्ड स्टेप में जाता है। ठीक है, अब जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे वो ये है कि यहाँ ये हाइड्रोजन इस्तेमाल हो रही है, यहाँ ये कार्बोनाइल यूज हो रही है ना, तो मैं यहाँ पे एक्चुअली जो है सिन गैस इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि सिन गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यही होती है। तो सबसे पहले जब निकल का ओर होता है उसके अंदर हम सिन गैस डालते हैं, तो सिन गैस का जो हाइड्रोजन है वो निकल के ओर के साथ रिएक्ट करके निकल बनाता है। जो ये निकल बनता है ये भी सिन गैस के अंदर जो कार्बोनाइल प्रेजेंट था उसके साथ रिएक्ट करके वोलेटाइल कंपोनेंट बनाता है। ये वोलेटाइल कंपोनेंट फिर से डिकम्पोज करके ये कार्बोनाइल दे देता है ना। यहाँ एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ कार्बोनाइल जो यूज्ड अप हुई है वो एग्जैक्टली वही वॉल्यूम ऑफ कार्बोनाइल जो है वो फॉर्म होती है। मतलब यहाँ पे जितना कार्बोनाइल यूज हुआ है उतना ही कार्बोनाइल जो है बनता है। तो ओवरऑल अगर सिन गैस की बात करी जाए तो सिन गैस का हाइड्रोजन तो यूज ही हो गया, फॉर्म तो कहीं हुआ नहीं, बट कार्बोनाइल अगर यूज हुआ है तो फॉर्म भी हुआ है। तो यहां लिख सकते हैं कि इन मॉन्स प्रोसेस सिन गैस के अंदर वॉल्यूम ऑफ सिन गैस वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करती है और वॉल्यूम ऑफ CO जो है ऑलमोस्ट सेम रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल जो है हमारा बार बार फॉर्म हो जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्म में, बट हाइड्रोजन का ही फॉर्म नहीं हो पाता। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को मॉन्स प्रोसेस के लिए जो याद रखनी है कि इसके अंदर हम लोग सिन गैस का जो है इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है निकल CO4 के ऊपर कि भैया इसका हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको ध्यान रखना बेटा, ये एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है, टेट्राहेड्रल होता है, डायमैग्नेटिक होता है, इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये आपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कराई है। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होता है और डायमैग्नेटिक होता है और इसमें पैरामैग्नेटिज्म नहीं है, इस वजह से एक तरीके से आप इसे बोल लीजिए कलरलेस होता है। ठीक है, तो ये कलरलेस होता है, इसके अंदर डायमैग्नेटिज्म होती है, टेट्राहेड्रल और sp3। एक चीज और, ये कॉम्प्लेक्स काफी ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर शो करता है, इस वजह से अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो मैं एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे एक बनाती हूँ वैसे ही बनाऊंगी, समवॉट लाइक दिस, ऐसे ही बनाती हूँ मैं एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो यही मेरा कॉम्प्लेक्स है, इसी तरीके से ये कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो है एग्जिस्ट करता है। दिस इज व्हाट इज माय निकल टेट्रा कार्बोनाइल। तो इसके बारे में भी आपसे जो है इंफॉर्मेशन ली जा सकती है और इस तरीके के क्वेश्चन आना ऑब्वियसली काफी ज्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। क्लियर हुई बात? चले आगे बेटा। नेक्स्ट हम लोग जो है बात करने वाले हैं बेटा वैन अल्कल मेथड की, जो कि इसी के साथ ही है, ये भी हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज है, वैन आल्कन मेथड भी कुछ कुछ सिमिलैरिटी रख रहा है मॉन्स प्रोसेस से। इसके अंदर भी जो आपका एलिमेंट बनता है वो अल्ट्रा प्योर स्टेट में बनता है, जिसकी परसेंटेज प्योरिटी 99.98% आप ले सकते हो। आप वैन आल्कन मेथड किसके लिए यूज करोगे? जैसे आपका मॉन्स प्रोसेस निकल और आयरन दोनों के लिए ही था, वैन आल्कन प्रोसेस आपका जो है जिरकोनियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, सिलिकॉन और बेरिलियम, इन सब के लिए यूज हो सकता है। ये तो आप लोग जनरली याद रख ही लेते हैं, बट ये जनरली हम लोग भूल जाते हैं, बट अगेन ये इंपॉर्टेंट है। इनके लिए भी हम लोग जो है वैन आल्कन मेथड यूज करते हैं। तो मैचिंग में ये सब आपके काफी काम आने वाला है। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं एक तरीके से फिलामेंट ग्रोथ मेथड। अभी बताऊंगी फिलामेंट ग्रोथ क्यों है। इसके अंदर हमारे वॉलेटाइल आयोडाइड्स फॉर्म होते हैं, वॉलेटाइल आयोडाइड्स आर फॉर्म्ड।
जैसे जिरकोनियम आयोडाइड, जिरकोनियम का टेट्राआयोडाइड, टाइटेनियम का टेट्राआयोडाइड, इस तरीके से सबके आयोडाइड्स जो मिलते हैं, बट जनरली ऑब्वियसली जिरकोनियम और टाइटेनियम ही पूछा जाता है, बट मैचिंग में अभी याद रखिए कि इनके लिए भी हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं वैन आर्किल प्रोसेस को। तो अगर मेरे पास कोई भी जिरकोनियम है जो कि इम्प्योर स्टेट में है, उसे मैं आयोडीन के साथ ट्रीट कर देती हूँ। ये रिएक्शन थोड़ा हायर टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और मुझे मिल जाता है जिरकोनियम आयोडाइड। जिरकोनियम आयोडाइड और हायर टेम्परेचर समवट लाइक 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट करके वापस से जिरकोनियम और आयोडीन में जो है टूट जाता है। ठीक, अगेन ये जो आयोडाइड्स यहाँ मिल रहे हैं ये हमारे क्या होते हैं, वॉलेटाइल आयोडाइड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें फिलामेंट ग्रोथ मेथड वाली कहाँ से चीज आ गई, इसका अगर मतलब एक गंदा डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इसका एक सेटअप हम लोग रखते हैं। तो देखिए ये कुछ एक हमने अंदर टंगस्टन का फिलामेंट रखा है और इसको जो है आगे वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया है और मैं यहाँ पे इतनी हाई वोल्टेज लगाती हूँ, इतनी हाई वोल्टेज यूज करती हूँ कि जो टंगस्टन का फिलामेंट है मेरा, ऑलमोस्ट इस फिलामेंट का जो टेम्परेचर है वो 1800 से 2000 डिग्री सेल्सियस की रेंज में रहे, इतना आपको वोल्टेज अप्लाई करनी है। और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स द लोअर साइड ऑफ द फिलामेंट, यहाँ आप थोड़ा लोअर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं अप्रोक्सीमेटली 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। अब क्या होता है, आप यहाँ से सबसे पहले सारी एयर को रिमूव कर लीजिए। एयर को हमें रिमूव कर देना है क्योंकि नहीं तो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ से जिरकोनियम को जो है डालते हैं, इम्प्योर जिरकोनियम। ठीक है, अब ये इम्प्योर जिरकोनियम गया, आयोडीन भी हमने इसके अंदर जो है प्रेजेंट है, यहाँ से आयोडीन भी हमारे इसके अंदर प्रेजेंट है। अब ये लोअर टेम्परेचर पे, क्योंकि जब नीचे से डाल रहे हैं तो नीचे वाला टेम्परेचर लोअर साइड पे 600 डिग्री सेल्सियस, तो उस टाइम पे जिरकोनियम आयोडाइड बन गया जो कि वॉलेटाइल है, तो वो उड़ेगा। तो वो उड़ के जब वो ऊपर की तरफ आता है, जिरकोनियम आयोडाइड के वेपर ऊपर की तरफ आते हैं जहां हायर टेम्परेचर है, यहाँ ये जिरकोनियम आयोडाइड अब डिकम्पोज करता है, आयोडीन गैस बाहर निकल जाती है और जिरकोनियम जो है इस फिलामेंट के ऊपर जाके चिपक जाता है। जिरकोनियम इसके ऊपर जो है चिपक जाता है और ये प्रोसेस कॉन्टिन्यूसली हम लोग जो है करते रहते हैं। कुछ जिरकोनियम जो चिपक नहीं पाता वो नीचे गिर जाता है और ये जो नीचे गिरा है वो वापस से आयोडीन जो आ रही है उसी के साथ रिएक्ट कर सकता है, फिर ऊपर जाएगा 1800 डिग्री सेल्सियस पे, फिर ये वापस से जो है इस पे चिपक जाएगा। मतलब इस तरीके से एक रफ डायग्राम समझा के मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से प्रोसेस होता है, इसलिए इसे फिलामेंट ग्रोथ मेथड कहा जाता है। जब ये प्रोसेस मतलब मैं काफी टाइम तक इसे करती रहती हूँ और उसके बाद हम ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का उसे अलग कर लेते हैं और फिर इसे ड्रिल करके जो जिरकोनियम लगा हुआ है इसके ऊपर, प्योर जिरकोनियम चिपका हुआ, उसको अलग कर लेते हैं। तो इसे फिलामेंट ग्रोथ मेथड बोला जाता है। तो आपको ये सारी चीजें जो छोटी छोटी मैं बता रही हूँ ना, फिलामेंट ग्रोथ मेथड, मॉन्स प्रोसेस में थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस, कार्बोनाइल प्रोसेस किन के लिए करा जा रहा है, ये शॉर्टकट चीजें आपको याद रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं आपके एडवांस के पेपर में, है ना। तो ये सारी चीजें तब आपको बड़ी काम आएंगी। तो ये सारी चीजें आपको जो है उस टाइम के लिए मैं अभी से बता रही हूँ। बात क्लियर होगी बेटा, चले आगे। लास्ट बट ऑफ कोर्स नॉट द लीस्ट हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। अब दिस मैक ऑथर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस जो है हमारे पास, ये वाला प्रोसेस है लीचिंग का, जो अगर आप याद करें काफी बार मेंस में तो मतलब इसकी लिमिट नहीं है कि इतनी बार पूछा गया, और मैंने भी जो मेटलर्जी के टेस्ट किए उसमें जनरली ये प्रोसेस मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ। तो ये लीचिंग प्रोसेस जनरली किया जाता है सिल्वर और गोल्ड के लिए, ये हम लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं साइनाइड सॉल्वेंट, वो होता है या तो NaCN या फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेटा KCN। हमारे पास जो भी इम्प्योर मेटल है सिल्वर का या फिर गोल्ड का, उसको हम लोग साइनाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अ हाइड्रोजन गैस।
नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर आप लोगों को नहीं चाहिए। और ये सॉल्युबल साइनाइड जो है वो बना देते हैं, सॉल्युबल साइनाइड्स। फिर ये सॉल्युबल साइनाइड्स में हम लोग कुछ ऐसा डालते हैं ताकि हम इस मेटल को क्या कर लें, एक्सट्रैक्ट कर लें, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल देके हम लोग बताते हैं कि अगर सिल्वर का मेरे पास मेरे को ये प्रोसेस करना है, और सिल्वर का काफी कॉमन ओर है सिल्वर सल्फाइड, जिसे बोलते हैं अर्जेंटाइट। तो इस केस में मैं लीचिंग करूंगी सोडियम साइनाइड के साथ, मुझे मिलेगा NaAgCN2 जो कि सॉल्युबल होगा। और हम इसमें ऐड, और साथ साथ जो बनता है वो बनता है Na2S। एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आप ये रिएक्शन देख रहे हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो अगर आप ये रिएक्शन करेंगे अंडर नॉर्मल कंडीशंस, जैसे मैंने लिखा वैसे ही, तो आप ये नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम बाद हमारा ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आ जाएगा, और उस टाइम पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कुछ कांस्टेंट सी हो जाएगी। बट मुझे ये कॉम्प्लेक्स मेजर अमाउंट में चाहिए, तभी तो मैं इससे सिल्वर एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो इस रिएक्शन को अगर मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है भेजना है, तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिएजेंट ऐड करती हूँ कि वो ये है कि मैं इस रिएक्शन में एयर पास करती हूँ, एयर के बबल पास करती हूँ। एयर मतलब ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन बेसिकली क्या करती है, ये जो सल्फाइड यहाँ बन रहा है उसके साथ रिएक्ट करके इसे कन्वर्ट कर देती है सोडियम सल्फेट में। और जब सोडियम सल्फाइड यहाँ से यूज अप होने लगेगा, तो ली चैटले प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन कहाँ चला जाएगा बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, एंड मोर ऑफ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। जब आपके पास ये मेजर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, तो आप इसमें कोई और एलिमेंट डाल के, जैसे हम जनरली जिंक डाल देते हैं, इस सिल्वर को जो है एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, और जिंक का यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और इस तरीके से हमारा जो है सिल्वर का, एक तरीके से आप बोल लो लीचिंग, उसका एक्सट्रैक्शन का भी प्रोसेस है, उसको प्योरीफाई करने का भी जो है प्रोसेस है। क्योंकि जैसे गोल्ड है, एजी का तो चलो फिर भी एक और एग्जिस्ट कर रहा है, गोल्ड का तो और एग्जिस्ट ही बहुत कम तरीके से करते हैं, और उनको एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है। तो आप इन वैसे भी इन एलिमेंट्स को क्या मान लेते हो, ऑलमोस्ट यू कॉल देम कि ये इनर्ट है, इनके ओर्स काफी कम ये एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए तो हम ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, किस तरीके से हाइड्रोमेटलर्जी से इनका एक्सट्रैक्शन किया जाता है ना, राइट। तो ये आज की हमारी क्लास का जो था इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जिसमें हमने एक आधा क्वेश्चन देखा और कुछ मेटलर्जी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताने चाहे। आप लोगों को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है, क्लास खत्म करें। हम अगला वो टेस्ट कब होगा और सिलेबस क्या होगा? अगला टेस्ट इस सैटरडे है, और इस सैटरडे को अभी तुम लोगों ने क्या क्या टेस्ट दिए मुझे बताना जरा। तुमने अभी लास्ट वाला टेस्ट दिया था, इसका ये क्वालिटेटिव का था टेस्ट दिया था, वो रटने वाली चीजों का है ना। अब तुम्हारा यस मैम। टेस्ट भी इनऑर्गेनिक का है। नेक्स्ट टेस्ट में हम लोग